और मोबाइल रिपोर्टर का आपका बहुत अच्छा सवाल था कि मोबाइल रिपोर्टर का शुरुआत आपने कहाँ से जी किया? ये बतलाइए, जो मोबाइल रिपोर्टर जो बने, इसका जो शुरुआती दौर था, तो इसका श्रेय जो होता है गुरु किसको मानते हैं? तो आखिर गैंग ऑफ दरभंगा ही क्यों बनाए? जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट मोहम्मद जियाउद्दीन रहमानी, जो बिरौल क्षेत्र दरभंगा जिला के मशहूर आकिब शेख के नाम से जाने जाते हैं, बिहार लेवल पे नंबर 1 मोबाइल रिपोर्टर चैनल है, रूबरू कर रहे हैं आकिब शेख के साथ का। बहुत बहुत धन्यवाद जियाउद्दीन जी, आपने मुझे अपने मंच पर बोलने का एक मौका दिया है, इसके लिए आपका भी दिल से धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो आप जो मोबाइल रिपोर्टर में जो आए हैं, इससे पहले मुंबई में पहले रहते थे जैसा मुझे जानकारी है, तो आप उस समय में क्या कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका है। देखिए, जब इंसान शुरुआत करता है तो ये पता नहीं रहता है, क्योंकि शुरुआत का दौर हमेशा याद रहता है। मुझे भी वो शुरुआत का दौर याद है, और शुरुआत दौर पे जब मैं मुंबई में था जी, मुझे लगा कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ जॉब मिल जाए, कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो मैंने शुरुआत मुंबई से किया था, MCW से। और मैं धन्यवाद देता हूँ मुकेश सहनी जी, आज बहुत बड़े नेता भी बन गए हैं VIP पार्टी के। सबसे पहले शुरुआत में मुझे उनके यहाँ एक काम करने का एक अवसर मिला था। तो मुकेश सहनी VIP पार्टी के जो हैं, जी 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 जी, पहले जो मुंबई में रहते थे, तो शायद आप वहीं मिले थे। उनका MCW कंपनी है जी जी, उस कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला था। तब मैं DTP का कोर्स कंप्लीट किया था, तो पहली बार मुझे वहाँ जॉब मिला था, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिन वहाँ काम किए होंगे। और फिर जब मैं गांव आया, तो जब मैं शुरुआत किया था साल 2019 में, आपको याद होगा, आप मेरा पहला कैमरामैन हुआ करते थे, और मैं रिपोर्टर उस समय रिपोर्टिंग करता था जिस समय आप मेरा कैमरा पकड़ते थे। जी। और मुझे गर्व है कि मैं आज उस शख्सियत के साथ बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, और मैं अपने बात को कह रहा हूँ लोगों से, और दर्शक जो देख रहे हैं, मैं खुशनसीब हूँ कि आपके साथ बैठने का मौका मिला, बात करने का एक मौका मिला। ये मेरे लिए एक सुनहरा पल है। जी। साल 2019 के 19 जुलाई को जब पहली बार कैमरा पर आए थे, आपने मुझे कैमरा फेस करने को कहा था, और पहली बार जब मुझे रिपोर्टिंग करने को कहा था, तो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मेरा तो इसमें पहली बार जो ये सोच जो है आपको मोबाइल रिपोर्टर बनने का, जो लाइव मीडिया बनने का, जी जी, क्योंकि उस समय में कोई मीडिया था ही नहीं, कोई नहीं था, जो भी था वो नेशनल चैनल ही था। बिल्कुल मुझे याद है कि, और आप ही के माध्यम से लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर जी से जो पहली बार आप ही ने बात कराई जी थी, जी, और आप ही के माध्यम से मेरी बातचीत हुई थी लाइव सिटीज में। तब इस इलाके के लोग लाइव सिटीज को जानते तक नहीं थे। लाइव सिटीज है क्या, न्यूज़ चैनल भी नहीं जानते थे लोग, क्योंकि डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल दौर नहीं आया था साल 2019 तक। तो जब मुझे लाइव सिटीज में काम करने का मौका मिला, और उस समय आप कैमरा पकड़ते थे, मैं रिपोर्टिंग करता था, बहुत हंसी मजाक भी होता था। जी। पहली बार हम लोग वीडियो बनाए थे, आपको याद होगा, कोठी चौक पर एक चौबग्गा बांध वाला। और मुझे लगता है कि आज वीडियो बनाए थे, और कल अगले ही दिन विधायक जी, माननीय दिवंगत विधायक है स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी, वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे इंजीनियर के साथ, और आनन फानन में कार्रवाई हुई। इंजीनियर साहब आए, फिर उस समय में जी मुझे भी याद है, क्योंकि हम आपके साथ थे, और ऐसा लग रहा था जो आप जो कैमरा के सामने आने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, नयापन था। थोड़ा सा कैमरा फेस करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता था, क्या बोलना है किस मुद्दे पर, बहुत मतलब अंदर से थोड़ा सा लगता है ना कि शुरुआत में पहली बार बहुत दिक्कत था। और मैं पहली बार विधायक जी का स्टेटमेंट भी लिया था, चलाया था। विधायक जी के बाद फिर लाइव सिटी के साथ काम करते करते फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ने का मौका मिला, और बीच में कई चैनल ऐसे आए जिसमें हम थोड़ा दिन काम किए, मतलब सीख रहे थे। और मोबाइल रिपोर्टर का आपका बहुत अच्छा सवाल था कि मोबाइल रिपोर्टर का शुरुआत आपने कहाँ से किया? ये सोच आपको किससे मिला और कैसे मिला जो मोबाइल रिपोर्टर ही बनना है मुझे? जी, मुझे याद है कि जब लाइव सिटीज में हम काम करते थे, जो वीडियो आज भेजते थे, वो वीडियो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद अपलोड होता था। और ये लोकल क्षेत्र है, यहाँ के लोग को आज जैसे वीडियो हम बना के आए ना, तो लोग आज ही वीडियो खोजता था, तलाश करता था, वीडियो नहीं मिलने पर लोग की शिकायत हुआ करता। लाइव सिटीज का एक एपिसोड चलता था, रात का रिपोर्टर, उस समय रात का एक रिपोर्टिंग चलता था। मुझे लगा कि क्यों नहीं, मोबाइल मेरे हाथ में है
इसी मोबाइल से हम वीडियो बनाकर दूसरे चैनल को देते हैं, जी। बेहतर होगा कि इसी मोबाइल का वीडियो को इसी मोबाइल रिपोर्टर के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों की समस्या को स्थानीय जनप्रतिनिधि तक, प्रशासन तक पहुंचाया जा सकता है। ये एक साधन है। और हम, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी नहीं आता था। बीच में रोकना चाहेंगे क्योंकि मुझे याद है जो उस समय में जो आपका शुरुआती दौर था, तो उस समय में आपने लगभग 4-5 चैनल में काम किए। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिहार लेवल के चैनल थे उसमें आप काम किए। बिल्कुल, फर्स्ट बिहार और झारखंड में हम काम भी किए देखते थे जो हर चैनल का महीना, 2 महीना, 6 महीना काम करके चैनल आप- बदल देते हैं। हाँ। ये क्या दिक्कत आया आपके साथ जो 6 महीना या 2 महीना किसी हाँ, चैनल में काम सबसे किए बड़ी और दिक्कत फिर- ये आता है कि किसी भी चैनल में काम कीजिए, उनको विज्ञापन चाहिए। जी और मुझे लगता है कि डिजिटल चैनल में जितने भी लोग काम करते होंगे उनको पता होगा, आप किसी भी चैनल के लिए काम करेंगे वो आपको सैलरी नहीं देगी, ना तो सैलरी देता था और ना ही वीडियो समय पर लगता था। इस कारण बहुत सारे लोगों की शिकायत होने लगी। तब लोगों ने मुझे बताया और मुझे लगा कि मोबाइल रिपोर्टर का शुरुआत किया जाए। और जब मैं मोबाइल रिपोर्टर का शुरुआत किया, मुझे लगता है कि डिजिटल क्रांति अगर कह सकते हैं बिरोल की धरती पर पहला मोबाइल रिपोर्टर मेरा था। उस समय इस इलाके में एक भी रिपोर्टर नहीं हुआ करते थे। मैं बाढ़ के समय पानी में था, मुझे आपको याद होगा मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करता था। जी। आप कई बार 2 बार साइकिल आपसे लेके गए, बाइक भी चलाने नहीं आ रहा था उस बाइक समय में। सीखे भी नहीं थे। जी, जी। तो मुझे याद है कि कुशेश्वर स्थान के विनय पासवान जी के यहाँ एक रिपोर्टिंग करने जाना था। जी। मेरे पास गाड़ी नहीं था, मैं साइकिल लेकर के, साइकिल के आगे में माइक रख के और मैं साइकिल से गया था रिपोर्टिंग करने। जो ये हाटी चौक से जो है एक पिपरा के लिए जो रास्ता निकला था, जी, इसका जो वीडियो आप बनाए थे जी, जी। वो बहुत वायरल हुआ था। बिल्कुल, सबसे पहला और वो- वीडियो हम ही बनाए थे। जी, वो रोड जो था मेरे अनुभव से आज़ादी से पहले जो अंग्रेजों ने बनाया था रोड, और वो पुल बना हुआ था, जी, वही बना हुआ था। उसके बाद कभी उस रोड पे काम नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ, रोड ही नहीं बना हुआ था। उस समय शशि भूषण हजारी विधायक हुआ करते थे। जी। और जब मैं उस मुद्दे को उठाया तो माननीय विधायक जी उस समय इस मुद्दे को सदन में उठाएं। और नीतीश कुमार जी कोरोना काल में वर्चुअल माध्यम से इनका शिलान्यास किए थे। मैं वो भी वीडियो बनाया था। उस समय लोग जानते नहीं थे यूट्यूब क्या होता। मैं लोग को बोलता था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी। आज मुझे लगता है कि हर घर में मोबाइल है और हर घर में यूट्यूब देखते हैं, और- तो लोग आज जानते हैं। जी, मुझे ऐसा भी अभी पता चला है कुछ महीना पहले, जो आपका ज़्यादातर बिहार इंडिया लेवल से ज़्यादा विदेश के लोग देखते हैं आपका चैनल को। बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल रिपोर्टर जो है, हम अभी जानकारी मिला है मुझे पहले भी, जी, जी। जो विदेश में जो अदर कंट्री है उसमें ज़्यादातर आपका वीडियो चलता है और देखते हैं। बिल्कुल, जो लोग हमारे स्थानीय लोग हैं जी। या अनुमंडल क्षेत्र के या हमारे जिला आसपास के जो लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, वो भी हमारे खबर को इसलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल कि आप यहाँ हैं और आपके बड़े भाई विदेश में रहते हैं, तो आपका अगर वीडियो बनाएं तो या आपके गांव का, तो आपके गांव का 2-4 आदमी जो है विदेश में रहता है, चाहे दुबई में या फॉरेन कंट्री में, वो लोग देखते हैं वीडियो। तो मुझे लगता है इस तरह से इस इलाका के बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियो को विदेश में भी देखते हैं, नेपाल में भी देखते हैं। कुछ दिन नेपाल में सोशल मीडिया बैंड हो गया था, तो बंद होने के बाद हम लोग का व्यू बहुत डाउन भी हो गया था। जी, जी। पता चला कि भाई नेपाल में भी अधिकतर लोग हमको देखते हैं। अब तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं। तो आप ये बतलाइए, जो मोबाइल रिपोर्टर जो बने, इसका जो शुरुआती दौर था, तो इसका श्रेय जो होता है गुरु किसको मानते हैं? मैं सबसे बड़ा गुरु आपको मानता हूँ। मुझे आपको मानता जी, हूँ। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज रिपोर्टर नहीं होता। आज आकिब शेख को शायद बिरोल के लोग नहीं पहचान पाते, आखिर मुझे क्यों मान रहे हैं जो यही मेरा गुरु है? इसलिए क्योंकि पहली बार जी। मैं बहुत शर्माता था माइक पर आने पे, कैमरा के सामने कैमरा फेस नहीं करता था। मुझे बहुत डर लगता था अंदर से, मैं रिपोर्टिंग करना नहीं चाहता था। आप मुझे ज़बरदस्ती कैमरा पकड़ते थे और मैं रिपोर्टिंग, मुझे याद है जब मैं बिरोल थाना पे शराब को मतलब नष्ट किया जा रहा था और आप कैमरा पकड़े थे और मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था। बहुत सारे पुलिस, पहली बार इतने सारे पुलिस के बीच में कैमरा से रिपोर्टिंग करना और एक नए लोग के लिए, और वहाँ हिंदुस्तान अखबार के और भी उसमें तो बड़े बड़े चैनल वाले और बड़े बड़े जो न्यूज वाले थे, इंडिया लेवल, बिहार बिल्कुल, लेवल, सब वो लोग सब जुड़े हुए थे। वो सब थे। उसके बीच में आपको घुसना और उसके भीड़ बीच को में चीर कर सामने आना आना, उसको रिपोर्टिंग करना। बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि आज के जो युवा हैं, आज तो बहुत सारे रिपोर्टर हो गए हैं। अभी देखिए तो हर गली में एक माइक लेकर के रिपोर्टर बन गए। लेकिन उस दौर से, जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, जितना हम लोग मतलब परेशानियों को झेला है, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई इस तरह से झेल पाएगा।
और बीच में हम एक और बात रखना चाह रहे हैं, जो अभी जो सरकार जो नया बिहार सरकार जो है, ये कि रूट जो जारी किए हैं सकरी से बिरौल के लिए 4 लेन जी जी। और दोनार से धरौरा के लिए 4 लेन, ये हमारे बिरौल वासियों के लिए और इस क्षेत्र के जनता के लिए ये कैसा रहेगा? ये समझिए कि यहाँ बिरौल अब स्वर्ग बनने जा रहा है। जी। मैंने पहले ही कहा था, साल 2017 में जब मैं छात्र संघ में था तो मैंने एक बार आंदोलन भी किया था, आपको याद होगा, और बहुत सारे हमारे यूनियन के जो लड़के थे वो सब आंदोलन भी किए थे, जिला मांग कर रहे थे बिरौल का, और बिरौल का जिला का मांग शुरू से हो रहा है। और ये जो 4 लेन अभी आपने देखा कि माननीय संजय झा जी के द्वारा बहुत बड़ा पहल किया गया, नितिन गडकरी जी ने उनके बातों को माना और अब यहाँ से स्वीकृति दिया। अब सोचिए बिरौल में अगर 4 लेन आ रहा है और जिस तरह से, और एक साथ मुझे लगता है कई ऐसे सड़क हैं, अभी हमने सुना पिछले दिनों की एक खबर आई कि अब जो ये सकरी हसनपुर जो कुशेश्वर होकर रेल जो जाएगी उसका दूसरा रूट भी तैयार हो रहा है। दूसरा रूट मुझे भी थोड़ा जानकारी है, दूसरा रूट शायद ये बेर चौक से पश्चिम जाके हाँ इधर से होगा, निकालेंगे। वो रूट शायद सक्सेस नहीं हो पाया रेलवे विभाग के जी, लिए, जी। गड्ढा ज्यादा होने के कारण गड्ढा तो और चेंज कर दिया। पक्षी विहार और पर्यावरण विभाग के केस के कारण मामला उलझ जी, गया जी। था, इस वजह से शायद नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि दूसरा रूट तैयार होगा तो कहीं ना कहीं वो कुशेश्वर वालों के लिए भी फायदा हो गया। तो अब इसी तरह से जिस तरह से काम हो रहा है, मुझे लगता है कि बिरौल आने वाला वक्त में बिरौल जिला होगा और इस जिला का जिला मुख्यालय का मोबाइल रिपोर्टर ही रिपोर्टर होगा। जी जी, बहुत ही हम लोग को भी और सारे जनता को भी उम्मीद है जो जल्द से जल्द हमारा बिरौल जो है जिला बन जाए, इससे विकास होगा, इस क्षेत्र के जनता को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एजुकेशन बढ़ेगा। जो एजुकेशन के लिए हम लोग विदेश जाते भेजते हैं बच्चे को, बाहर अदर राज्य में जाके पढ़ते हैं, उसके लिए क्या अनुभव है जो बिरौल जिला बनने के बाद ही शिक्षा यहाँ पूरा मिलेगा? बिल्कुल, अब जब बिरौल जिला बनेगा तो ये एक शिक्षा का हब होगा, एजुकेशन हब के साथ साथ यहाँ पर मेडिकल हब होगा, कहीं न कहीं यहाँ पर सब कुछ। अब बिरौल को क्या चाहिए? बिरौल के लिए एक रेलवे स्टेशन, अच्छा ट्रेन नहीं होने के कारण सब कुछ आज स्थिति खराब है, लेकिन बिरौल में रेलवे स्टेशन है, बिरौल में व्यवहार न्यायालय है, अब तो बिरौल में क्या बोलते हैं, अब तो जेल भी बन रहा है, जी जी जी, बड़ा जेल बन रहा है, उप कारा मंडल बन रहा है। तो कहीं न कहीं सब कुछ जो एक जिला के लिए मानक आवास भी बन रहा है यहाँ। बिल्कुल, तो एक मानक जो होता है जिला के लिए, मुझे लगता है उस सारे मानक को बिरौल पूरा कर रहा है, उस सारे आहर्ता को बिरौल पूरा कर रहा है। तो बिरौल जिला निश्चित रूप से बनना चाहिए। आपके पॉडकास्ट में मैं बोल के जा रहा हूँ कि निश्चित रूप से आने वाला 2030 से पहले बिरौल जिला हो। जी जी, ये हमारा भी राय है, जो एक विचार है जनता के बीच में हम भी रखना चाह रहे हैं। जी जी, जो मेरा भी एक अनुभव है, जो 2030 से पहले ही बिरौल को जिला घोषित किया जाएगा। और ये सारे जनता का आवाज़ भी है, हमारे क्षेत्र के जो विद्वान विधायक एमएलए एमपी जो भी है और बड़े बड़े नेता हैं, ये सब मिलके प्रयास में लगे हुए हैं जो जल्द से जल्द हमारा बिरौल जो है वो जल्द से जल्द बिरौल मेरा जिला बन जाए। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। 2030 से पहले निश्चित रूप से बिरौल जिला मुख्यालय होगा, क्योंकि यहाँ से सहरसा 40 किलोमीटर, खगड़िया 40 किलोमीटर, दरभंगा मुख्यालय 40 किलोमीटर, ये 3 ऐसे जिला है जो बिरौल से 40 किलोमीटर के अंतराल में आता है, बगल में समस्तीपुर। तो जब हम इस 40 किलोमीटर के दायरे में है, यानी ये एक मुख्यालय बनने योग्य है। और अब बिरौल में एक बहुत बड़ा, बहुत जल्द मुझे ये भी जानकारी मिला है कि बिरौल में बहुत बड़ा एक फैक्ट्री भी आ रहा है और उसका भी शायद काम प्रोसेस में है। और जब ये फैक्ट्री आएगा तो बिरौल के लोगों को अब बाहर काम करने नहीं जाना होगा, अब बिरौल के लोगों को बिरौल में रोजगार मिलेगा, यहीं काम करेंगे, बिरौल के लोग भी का भी विकास होगा, बिरौल का और विकास होगा। इसी बात पे हम ये बोलना चाह रहे हैं, जो बिरौल में जो फैक्ट्री लगेगा तो इससे ज़्यादा तो जरूरी है जो बिहार में हर राज्य में, बिहार के हर कोना में, जो हर जिला में कोने कोने में फैक्ट्री लगे, क्योंकि ज़्यादा इंडिया में अगर कहीं से ज़्यादा मजदूर अगर जाते हैं तो वो यूपी और बिहार के ही बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और घर में रोजगार मिल जाए तो ये कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल, हर आदमी का सपना होता है कि मैं घर में काम करूं, अपने परिवार के साथ रहूं, अपने पूरे समाज के साथ, गांव वालों के साथ रहूं, मोहब्बत के साथ। तो हर आदमी का सपना होता है कि हमारे गांव में व्यवसाय हो, हमारे गांव में रोजगार मिले। वैसे भी सरकार रोजगार को लेकर के लगातार रोजगार को लेकर के कदम उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है लगातार,
मुझे लगता है आने वाले वक्त में बेरोजगारी तो ख़त्म ही हो जाएगा। और बिरोल में जिस तरह से बड़ा फैक्ट्री मैंने सुना है कि बनने वाला है, जी जी। और अगर ये फैक्ट्री आ जाता है बिरोल में, तो बिरोल वासियों के लिए ये समझ ली बहुत बड़ी सौगात सरकार की ओर से होगा। आपका मोबाइल रिपोर्टर जो चैनल है, इसका व्यू कितना चल रहा है अभी? देखिए, मोबाइल रिपोर्टर तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि खबर के माध्यम से होता है। और आजकल खबरों के बारे में अगर हमसे बात पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आजकल ये मतलब जिस तरह से गंदे, मैं कह नहीं सकता हूँ, सबका प्रयोग भी नहीं कर सकता हूँ आपके पॉडकास्ट में, उस तरह के खबरों पर ज़्यादा लोगों का फोकस होता है। यानी जो वो तो जनता का जो सोच है, हर कैटेगरी के हर सोच के है, खास करके बिहार के लोग। आप एक अच्छी बात में जी, उसमें आप जिस तरह से जो अपना दरअसल चैनल बनाते मेरे हैं, मोबाइल रिपोर्टर चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं, मुझे इस बात से गौरव महसूस होता है। मैं खुश हूँ, खुश नसीब समझता हूँ कि हमारे चैनल पर सभी लोग एक पारिवारिक लोग हैं। मेरे वीडियो को एक परिवार के सभी सदस्य बैठकर देखते हैं। पिता भी देख रहे हैं, उनके बेटे भी देखते हैं, उनकी पत्नी भी देखते हैं, यानी बच्चे भी देखते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चियां भी, और ख़ास करके सभी कोचिंग संस्थानों की जो बच्चियां हैं वो हमारे वीडियो को देखती हैं। परिवार में जितनी महिलाएं वो हमारे वीडियो को देखती हैं। खास करके इस वीडियो को सभी बड़े विद्वान जो शिक्षित लोग हैं, एजुकेशन से जो जुड़े लोग हैं, जो एडवोकेट हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो देखते हैं। जब हम किसी खबर को बनाते हैं उसका अगले ही घंटा उसका असर होता है। इसका मतलब ये सीधा है कि हमारे खबर पर प्रशासन की पूरी पैनी नज़र होती है, प्रशासन हमारे खबर पर एक्शन भी लेता है। जनता क्या चाहते हैं? जनता आपका चैनल को ज़्यादा चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल, जनता का एक पहला ये विश्वसनीय चैनल है मोबाइल रिपोर्टर, जिसपे आज भी, भले आज मार्केट में हजारों चैनल हो, लेकिन आज भी जनता का सबसे भरोसेमंद चैनल मोबाइल रिपोर्टर है। भले मैं कैमरा पर नहीं आता, हमारे सहयोगी संजय जी आते हैं, लेकिन आज भी लोग कहीं छोटा सा भी घटना होता है तो लोग पहले मोबाइल रिपोर्टर का ही तलाशता है। ये मुझे खुशी है इस बात से। जी, और हम ये भी अभी जानकारी मिला है कुछ दिन पहले, जो आप एक फिल्म बना रहे हैं। जी, आपने वो फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे पता था कि आप ये चर्चा जरूर करेंगे। जी, क्योंकि नया बिरोल में एक नया फिल्म बन रहा है। जी, बिल्कुल। देखिए, फिल्म बनाने पर तो सबसे पहले हमारी सरकार ही जोर दे रही है, और हमारी सरकार ये चाहती है कि बिरोल के लोग, दरभंगा जिला के लोग, या आसपास के जो ऐतिहासिक जगह है, जो धरोहर है, या फिर वो चीज़ें जो सरकार के नज़रों से दूर हैं, सरकार चाहती है कि फिल्म के माध्यम से उन तस्वीरों को लेकर के उजागर किया जाए, ताकि सरकार की छवि को बताया जा सके कि सरकार ने ये सब काम किया है। गैंग्स ऑफ दरभंगा एक ऐसा फिल्म है, मुझे लगता है कि ये फिल्म गैंग्स ऑफ दरभंगा बनाने का जो हमारा सबसे बड़ा विजन था, वकील साहब की पहली बार हमारे एक मित्र हैं अभिनव कुमार गुप्ता जी, उनके निर्देशक में ये फिल्म बना, और हमारे तबरेज बादशाह भाई, उनको भी दिल से धन्यवाद है, और विशंबर मुखिया जी, उनके अथल प्रयास से हम लोगों ने काम किया। गैंग्स ऑफ दरभंगा का जो पहला पार्ट हम लोगों ने बनाए थे, बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि भाई पहले पार्ट में क्या था, क्या बनाए, लोग समझ ही नहीं पाए। तो आखिर गैंग ऑफ दरभंगा ही क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्रिमिनल मैटर पे ही क्यों आपका सोच बना जो गैंग ऑफ दरभंगा ही बनवाना? बिल्कुल, देखिए असल में है क्या कि जो अभी माहौल है, इस माहौल में हम समाज में देखते हैं कि अधिकतर बच्चे क्राइम में की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है। तो ऐसे समय में एक ऐसा दौर था कि जब हमारे दरभंगा में कई गैंग्स, अच्छा कई लोग ये सवाल करते हैं कि आप गैंग्स ऑफ दरभंगा नाम क्यों रखें वकील साहब, ये बड़ा दिलचस्प बात होता है। वही हम भी जनता जो परेशान है इसीलिए जो तो गैंग के नाम पे पहले सहरसा और इधर बेगूसराय जो है ये माना जाता है बिहार लेवल में, तो अपने क्षेत्र के लिए। तो दरभंगा आखिर क्यों बना? मैं उन लोगों को याद दिला दूं, कहीं न कहीं ऐसा असर पड़ा है दरभंगा जिला पे। मैं आज के दौर में मैं 1977 की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा दौर था जब हमारे दरभंगा में भी इस तरह के गैंग हुआ करते थे, और फिर प्रशासन के अथल प्रयास से वो गैंग खत्म हुआ, गैंगवार भी खत्म हुआ। दरभंगा में कुछ दिनों के लिए सुख शांति भी आया, पूरा शांति था। रात को 12 बजे भी लोग घूमते थे, कोई भी बच्चा सियाना पूरे बिहार में अगर सबसे सुकून जगह कोई था तो दरभंगा जिला। लेकिन आज के दौर में वकील साहब हर परिवार में गैंग है, हर घर में गैंग है। अगर 2 भाई हैं, 2 भाई की शादी हो गई है, 2 पत्नी आ गई, तो गैंगवार वहां से भी शुरू हो रहा है। तो आजकल तो मुझे पता चला कई समाज के लोग, मैं देखता हूँ 80% लोग थाने पर आते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोई इधर को उधर भाग रहा है, इस सब में गैंगवार चल रहा है।
आखिर इसका जो है किस तरह से पहल किया जाए, इसका रोक कैसे लगे? इसमें देखिए समाज के हर वर्ग के लोगों को इसमें सामने आना होगा। हमने फिल्म के माध्यम से ये दिखाया कि कैसे दो बड़े गैंगवार आपस में लड़ते हैं और उनके लड़ने से पूरे जिला में कितना नुकसान होता है। प्रशासन की परेशानी, नेताओं की परेशानी और कहीं न कहीं इन गैंगवार के पीछे जितने लोग होते हैं उनका खात्मा भी होता है। आप जो लोग पहले पार्ट को देखें वो नहीं समझ पाए होंगे, जो लोग दूसरे पार्ट देखेंगे मुझे उम्मीद है कि उस पार्ट में ये सारा डॉट क्लियर हो आपका जाएगा। दूसरा पार्ट कब आ रहा है? बहुत जल्द, और निश्चित रूप से इसी जनवरी महीने में रिलीज होने जा रहा है, इसी महीने जी। में। और सभी दर्शकों को कहूँगा तीसरा कि पार्ट भी बनाने का है क्या? बिल्कुल तीसरा पार्ट भी है, उसका चौथा पार्ट भी है। मुझे लगता है कि 5-6 पार्ट तक जाएगा। अभी उसका पूरा ये शेड्यूल तैयार है। गैंग वाला जो क्रिमिनल मैंड जो बन रहा है, इस पे मेरा जो कि अनुभव है, जी जी जो इसमें सबसे बड़ा कमी जो है एक समाज सेविक और समाज में जो पकड़ होता था पहले, जो मेरे ख्याल से 95 से पहले जो समाज में पकड़ था, जो बूढ़े लोग थे और गांव के जो जिम्मेदार लोग थे, वो लोग जो जिस तरह से गांव को कंट्रोल में रखते थे और बच्चे कंट्रोल में रहते थे, जो बिल्कुल। सामने से भी कोई अगर दादा या बाबा या पिताजी है या पिताजी के ग्रुप के कोई है बैठे हुए, तो वो आगे से क्रॉस नहीं करते थे। मगर अभी तो ऐसा लग रहा है जो बैठा हुआ सामने से गुजर रहा है, एकदम मस्ती कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए आपको याद होगा वकील साहब, जब आप पढ़ने गए होंगे तो आपको बताया होगा कि किसी भी बच्चे का जो पहला क्लास होता है वो माँ का गोद होता है। किसी भी बच्चे का पहला क्लास, पहला स्कूल, शिक्षा का सबसे पहला दर्श उसकी माँ होती है। और माँ के गोद में जो बच्चा पल रहा होता है, माँ के गोद से जो उसको परवरिश मिलता है, जो शिक्षा मिलता है, जो सीख मिलता है, वही सीख समाज तक पहुँचता है। तो ये समाज जो है, समाज वो पहले की तरह क्यों नहीं बन रहे? अब जो समाज का पावर, वो कंट्रोल, जो मुखिया का पावर होता था पहले, सरपंच का पावर होता था, गार्जियन का डर होता था बच्चे को, ये सब जो खत्म हो रहा है, तो इसका पहलू किस तरह से किया जाए ताकि अपराध भी रुके, बच्चे पढ़ने में जाए। सरकार तो पहले से बेहतर शिक्षा स्तर बना दिए हैं। खाना पहले बच्चे को टिफिन होता था, घंटी लगता था हम लोग के समय में, बिल्कुल। तो घर पे आके खाना। आपने बहुत अच्छा सवाल किया वकील साहब कि शिक्षा का बेहतर पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, बेहतर हुआ है, विद्यालय भी पढ़ाई उससे बदतर हो गया है। इसका कारण बताते हैं। अब शिक्षक का कोई गलती नहीं है। गलती किसका होता है? अभिभावक का। मैं इसलिए कहता हूँ अभिभावक का गलती होता है क्योंकि आप देखिएगा, सरकार पहले कह दिया है कि आप किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते, छू नहीं सकते। बच्चे गलती करेंगे उसको समझाना है। यही तो बच्चे का मनोबल बढ़ा दिया। अगर बच्चे को शिक्षक एक डंडा उसको मारा ना, तो उसके मम्मी पापा के मास्टर को 10 डंडा मारेगा। और मैंने कई घटना ऐसे देखा है। जी, पहले करते हैं। यही वजह है कि शिक्षक ये सोच लेते हैं कि बच्चे तुम्हारा पढ़े या ना पढ़े, उसको मारेंगे नहीं। और यही वजह है कि बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, स्कूल में खेल रहा है, कूद रहा है, घूम रहा है, बच्चे को सख्ती टीचर नहीं करते हैं क्योंकि टीचर को डर होता है। दूसरा ये हम लोग आप देखेंगे, एक मिनट बात पूरी नहीं हुई है वकील साहब। आपके अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे, आप सुबह बच्चे को उठ के तैयार किया होगा उसकी मम्मी, काजल वाजल लगा करके, और जो भी होता है बढ़िया से तेल वेल लगा के, गले में टाई, जूता वूता पॉलिश करके, और उसको अच्छे से वैन आ गया होगा, स्कूल का वैन से पहले 10 मिनट पहले टिफिन तैयार करके माँ खड़ी है, वैन आएगा, वैन में बच्चे को बैठाया जाएगा, बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे। लेकिन वही माँ अगर दूसरे बच्चे को अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो हमने देखा है कि नाक से नेटा गिर रहा होता है और आंख में भी ऐसा ही मैला लगा हुआ है, कपड़े ढंग के नहीं, यूनिफॉर्म तो छोड़ ही दीजिए। सरकार जो यूनिफॉर्म का जो पैसा देते हैं, वो पैसा क्या होता है? 80% अभिभावक तो उस यूनिफॉर्म से मीट मछली खा रहे हैं। मैं इस बात का सबूत दे रहा हूँ। तो 80% जो अभिभावक हैं वही पैसा उठाकर ड्रेस का पैसा से घर चला रहे हैं। आर्थिक स्थिति इतना भी तो कमजोर नहीं है पहले की तरह। देखिए, मैं क्यों कहा मीट मछली का सवाल, मैं इसलिए कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपके मैं को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं मीट मछली का बोले घर चलाने की बात, तो हमको तो ऐसा लग रहा है जो मेरा देश जो 1947 में आजाद हुआ था, मैं घर चलाने की बात तो देश नहीं है जो कितना कमजोर है मेरा देश का नागरिक। मैं घर चलाने की बात नहीं कह सकता हूँ, मैं आपके मैक पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि घर चला रहा है, घर चल रहा है। मीट मछली के लिए एक्स्ट्रा जो खाना होता है वो कहाँ से आएगा? तो वही बच्चे का जो पोशाक आहार आया, बच्चे के भविष्य पे ध्यान नहीं दिया, उसका कपड़ा जींस 4 खरीदवा देंगे दुकान से, शर्ट 5 खरीदवा देंगे, बिल्कुल। ड्रेस जो 2 होना चाहिए बच्चे नहीं होगा, वो नहीं खरीद पाते, नहीं खरीदवा। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे को माँ बाप यूनिफॉर्म नहीं देते हैं।
आप देखिए ना, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे हैं, उसका चप्पल टूटा मिलेगा। कई बच्चे तो नंगे जाते हैं स्कूल, और ऐसा नहीं कि उसमें गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन क्या है ना कि उनके माता पिता को सिर्फ डिग्री देखना होता है। कब? जब मैट्रिक का एग्ज़ाम का ज़रूरत होगा, इंटर का एग्ज़ाम होगा, बस सिर्फ वही देखेगा एग्ज़ाम के समय कि मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स कैसे लाएगा। तैयारी अच्छी नहीं है, मार्क्स अच्छा चाहिए, बस ये सबसे बड़ी सिस्टम है। और इस पे मुझे लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा सा पहल करना होगा, समाज को। आगिब जी, आप जो बोले, जो इस बच्चे का जो है वो शिक्षक को मारने का जो बैंड लग गया है, तो ये मुझे एक अपना दौर याद आता है। जो हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में अगर हम नहीं जाए एक रोज भी, तो गार्जियन उठा के ले कंधे पे टांग के लेके पहुंचाते थे, मदरसा हो या स्कूल हो, बिल्कुल वहाँ पहुंचाते थे। और शिक्षक को बोलते थे जे इसका गोश्त पूरा निकाल दीजिए, पीट कर, हड्डी बचा दीजिए, हड्डी छोड़ दीजिए, गोश्त आप पूरा निकाल दीजिए। एक और बात, क्योंकि हड्डी बचा रहेगा बच्चे का, तो हम फिर खिला पिला के उसको तंदुरुस्त कर देंगे, मगर इसको शिक्षा जरूरी है। एक बात और है वकील साहब कि आज अभी के दौर में अधिकतर बच्चे जो माता पिता होते हैं, उस टाइम में एक मिनट वो हम ये जानना है, उस समय में तो ये बात था, जो इतना पिटाई लगता था, मोटा मोटा डंडा रहता था, नहीं तो हम लोग के समय में पतला जो कच्चा बांस का छड़ी बोला जाता है, उससे जो लगने के बाद बिल्कुल 10 रोज तक याद रहता था जो हमें पिटाई लगा। और डर से घर पे बोलते भी नहीं थे। डर, घर पे बोलना भी नहीं है, और बच्चे डर से तैयारी भी करते थे, याद भी करते थे, जो आज अगर फिर से याद नहीं हो तो कल इससे डबल पिटाई लग जाएगा। और आप अभी देखिए, अभी जो बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ बच्चे को मारते भी हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ मारने लगता है, वहाँ बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती है। लेकिन वहाँ क्या है ना कि वहाँ उनके माता पिता जाकर, बच्चे के अभिभावक वहाँ नहीं कहेंगे शिक्षक को कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। वहाँ स्कूल के विद्यालय के संस्थापक सीधा तौर पर कह देंगे कि आप अपने बच्चे का नाम कटा लीजिए, ले जाइए, आपके बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, आप हमारे पर चढ़ जाइएगा। क्योंकि वहाँ 1000-1500 महीना देना पड़ता है। देखिए, जब किसी चीज़ का वैल्यू आपको तब समझ में आएगा जब वो आपके पास। प्राइवेट विद्यालय का एक बात हम रखेंगे आपके बीच जी। प्राइवेट विद्यालय में पूरा गार्जियन मेहनत करते हैं, सारा चीज़ करके उसमें देखते, पढ़ने के लिए देते हैं, मगर वहाँ का एक रूल जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो रूल क्या है, जो बच्चे को आप 8 घंटा 6 घंटा जो स्कूल का समय है वो पूरा करने के लिए तो विद्यालय में देते हैं, उसके बाद विद्यालय से टीचर द्वारा या वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा ये बतलाया जाता है गार्जियन को जो इसको अच्छा ट्यूशन लगाइए। तो अगर हम बच्चे को विद्यालय में दिए हैं, आपके विद्यालय में प्राइवेट में पढ़ने के लिए पूरा खर्च देते हैं, 4 गुना 10 गुना पैसा लगता है उसमें, और उसके बाद भी मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़े, अगर ट्यूशन नहीं पढ़ावे हम और कमज़ोर हो जाए, उसमें रिजल्ट नहीं आए, तो सारा दोष गार्जियन के ऊपर क्यों दे देते हैं जो आपका बच्चा रिजल्ट बेकार लाया। हम तो पूरे दिन आपके विद्यालय में दिए बच्चे को। देखिए, ये भी एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। इस पर निजी विद्यालय या निजी संस्था के जो भी हो, उनको भी इस पर ध्यान देना होगा। सभी विद्यालय से हम कहना चाहेंगे, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, स्कूल चलाते हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना होगा कि बच्चे जब आपके पास पढ़ाई करने जाते हैं और आप सही में उनसे पैसा लेते हैं, तो कम से कम उस बच्चे पर थोड़ा मेहनत कीजिए। और अब देखते हैं, सरकार एक ऐलान किया है कि सभी बच्चे के लिए एक अलग से क्लास कराया जाएगा। ये प्राइवेट विद्यालय में क्यों नहीं होता है? जो प्राइवेट विद्यालय में भी होना हर महीने अगर टेस्ट लेते हैं, या 3 महीने पे लेते हैं, या 6 महीने पे टेस्ट लेते हैं, तो मुझे शिक्षक को पता चलना चाहिए जो मेरा कौन सा विद्यार्थी कमजोर है, तो उसे 1 घंटा अलग से विद्यालय में उसको क्यों नहीं बैठा के और पूरा उसको ट्रेंड किया जाए, उसको आगे जो बच्चे कमजोर हैं उनको उन पर थोड़ा मेहनत किया जाए। बिल्कुल, ये क्यों नहीं होता? ये होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ सभी निजी विद्यालय से, कहना चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, ताकि मेरा इलाका, अगर एक्स्ट्रा आपके पास एक्स्ट्रा समय नहीं है विद्यालय के बाद, तो संडे को 1 घंटा प्रत्येक जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको लाइए, संडे को 1 घंटा, और उस पर मेहनत कीजिए, ताकि आगे जो बढ़े हुए हैं बच्चे उसके साथ ये भी साथ हो जाए, और ये जितना कमज़ोर है वो कहीं ना कहीं मेरा अनुभव है जो उससे ज़्यादा ये ट्रेंड हो जाएंगे और बेहतर पढ़ाई करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी ध्यान देना होगा, और निश्चित रूप से सभी विद्यालय को इस पर ध्यान देना होगा। और आप वकील हैं तो मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया से भी आप ये बात रख सकते हैं। जी जी, ये जरूरी है। और प्राइवेट विद्यालय में मुझे अनुभव है अभी के समय में
जो प्राइवेट विद्यालय से बेहतर पढ़ाई जो है वो आपको सरकारी विद्यालय में हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जितना ज़्यादा बीपीएससी वाले टीचर आए हैं और ज़्यादातर हम अपने क्षेत्र बिरौल में देख रहे हैं, जो कोचिंग पढ़ा रहे थे बच्चे लोग को, जो टीचर था वो आज वो शिक्षक बन के विद्यालय में है, कोचिंग को बंद कर दिए। तो उसका कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव है, जो बच्चे को कोचिंग पढ़ा के वो फर्स्ट डिवीज़न लाते थे, 99% भी लाते थे, वो विद्यालय में खुद पढ़ा रहे शिक्षक बन के, तो कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता होगा। नहीं बिल्कुल। आकिब जी, आप जो ये जब से मोबाइल रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, इस बीच में लगभग 2019 से कर रहे हैं, 19 से अभी 2026 चल रहा है, इस बीच में ऐसा कभी आपके साथ घटना हुआ या ऐसा कभी माइंड में कुछ आया जो ये रिपोर्टिंग मेरे लिए सही नहीं है? बिल्कुल, ऐसा एक बार एक ऐसा मोड़ भी आया था कि मुझे लगा कि अब ये पत्रकारिता भी सही नहीं है, क्योंकि आजकल के जो पत्रकारिता है और पहले के जो पत्रकारिता है उसमें बहुत अंतराल हो गया है। वकील साहब, समझने वाली बात यह है कि अभी के जो दौर में पत्रकारिता चल रहा है, लोग डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर को तो ठीक ठाक लोग समझ भी लेते हैं, लेकिन उसके अलावा लोग गोदी मीडिया बोलने लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आज के दौर में आपको पता है कि जब आप रिपोर्टिंग करने ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, कहीं ना कहीं जो खबर आप दिखाते हैं उस खबर में कई तथ्यों को छुपाया भी जाता है, और बहुत सारे पत्रकार इस चीज़ को करते हुए बहुत सारे खबर को छुपाया जाता है। लेकिन जो सच्चे पत्रकार होंगे, या हैं बहुत सारे पत्रकार अपने क्षेत्र में जो ईमानदार पत्रकार हैं, वो जब पत्रकारिता करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो किसी के पक्ष में बोले तो किसी के खिलाफ भी बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो आपके दोस्त हैं लेकिन दूसरे दुश्मन बन गए। तो जब दूसरे लोग जो दुश्मन बन जाते हैं, वो फिर दिक्कत हो जाता है। कई बार कई तरह की धमकियाँ भी आई और हमने उसको भी सहा। कई बार इस मामले को हमने थाना में भी कंप्लेन किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब सब समान है। सबसे जो है कठिन समय जो आपका है इस मोबाइल रिपोर्टर के समय में, सबसे ज्यादा जो ऐसा लगे जो आज के बाद मुझे जीना नहीं है, ऐसा कभी मौका है? देखिए, ऐसा तो कभी कोई मौका नहीं आया, लेकिन एक मौका आया था जब हम पर FIR हुआ। और FIR कहाँ हुआ? यहाँ बिरौल में कुशेश्वर थाना में हुआ था। किस लिए? वो भी एक मामला था, शराब का मामला था जी। उसमें हम शराब की जो लाइव भट्टी था, मैं उसको जाकर लाइव टेलीकास्ट कर दिया। तो उसमें थाना के दबाव में या फिर DSP साहब या सभी लोग, उसमें एक मामला थोड़ा सा हुआ, उस मामले में FIR दर्ज कर दी गई। हमारे कई और साथी थे, उस पर भी FIR हुआ, उसमें हमारा भी नाम आ गया था। तो अब उस मामला में पुलिस के डर से कुछ दिन तक तो मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि अब ये रिपोर्टिंग का मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर अंदर से एक अलग जगह की क्या FIR क्या हुआ था उसमें? FIR में कई सारे SC/ST लग गया था क्या? SC/ST सहित कई धाराओं में, सुसंदन धाराओं में केस किया गया था। जेल भी जाना पड़ गया? जेल भी जाना पड़ गया। कितना दिन जेल के अंदर रहना पड़ गया? 40 दिन रहना पड़ा। 40 दिन बहुत टफ हुआ होगा आपके लिए। 40 दिन बिल्कुल। वो 40 दिन ऐसा समझिए कि जिंदगी के 40 साल। पहली बार जेल गए थे क्या? पहली बार लाइफ में, क्योंकि इससे पहले ना कोई क्राइम किए और न ही मुझसे कोई क्राइम हुआ। और ऐसा चीज में जो 40 दिन के लिए गए जिसमें आपका कोई ये गलत काम ही नहीं था। असल में जब क्षेत्र के प्रशासन आपके पीछे हो जी। और जब पुलिस का एक बड़ा दबाव हो और उसके पुलिस के पीछे एक बड़ा नेता का हाथ हो, जी। मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा, वो मेरे इस वीडियो को देख के समझ गया होगा। जब बड़े नेता का कॉल DSP के मोबाइल पर आ जाए और तब DSP साहब से कहीं न कहीं लगा जो आपको जो कहीं ऊपर से ज्यादा दबाव है, इसके कारण आपको अंदर जाना पड़ गया। जो शराब के खेप पकड़े गए थे, पता चला कि स्थानीय शराब बंद था उस समय में क्या? शराबबंदी में ही अभी शराबबंदी के समय। हाँ, ये 2023 की घटना है। उसमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि, कह सकते हैं कि वो ऐसा जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में बैठते हैं, उनके भाई, अब आप सोच सकते हैं कि किसी बड़े आदमी हो, उनके भाई के आप शराब का उद्भेदन कर देंगे। तो डायरेक्ट उन्होंने DSP साहब को कॉल किया, DSP साहब से कार्रवाई के लिए कहा था। आप जो वहाँ पहुँचे जी लाइव रिपोर्ट करने के लिए, तो ये सूचना कहीं न कहीं कोई गोपनीय तो आपको मिला होगा तभी वहाँ पहुँचे। बिल्कुल। देखिए, मुझे वहाँ के लोगों के द्वारा बुलाया गया था और मैंने एक वहाँ के नागरिक जो पब्लिक थे, जो वहाँ के आम जनता है, तो आम जनता ने कहा था कि इस शराबबंदी में भी हमारे गाँव में शराब की भट्टी ओपन चलाया जा रहा है। तो हम गए उसका उद्भेदन करने। हमने लाइव टेलीकास्ट किया था, चैनल पे मोबाइल रिपोर्टर वीडियो भी चलाया था। काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा, शेयर भी किया था। उसी समय DGP का एक आदेश आया था कि जिस थाना क्षेत्र में शराब की भट्टी पाई जाएगी
उस थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इस तरह का मामला था। तो मैं उस कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बन गया था, जो आप मुझे सस्पेंड होना पड़ जाए। एक बड़ा दबाव था और वो भी कहीं ना कहीं उस दबाव में आ गया, और नेता का सबसे बड़ा प्रेशर, बड़े नेता उसका प्रेशर आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उस समय के जो एसएसपी साहब थे अवकाश कुमार जी, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि पुलिस तुम्हारे घर तक नहीं जाएगी, तो जब पुलिस मेरे घर पर नहीं आएगी तो मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। जी। मैं बिल्कुल संतुष्ट था कि मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि थाने पर बुला करके बैठाया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने फिर अंदर से बाहर निकलते ही 4-5 पुलिस वाले एक साथ आएंगे, नकाब कहीं ना डाल के कहीं उठा उसका के ले जाएंगे। प्लानिंग था पहले से। हाँ, प्लानिंग था। और मुझे आकिब पता सेठ है, को यहाँ बुलाया जाए, जी 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 और बुलाकर किसी न किसी बहाना इसको गिरफ्तार किया जाए। जी 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 तब मुझे लगा था कि शायद पत्रकारिता अब नहीं करना चाहिए, ये भी लाइन ठीक नहीं है। उस समय में आपको ये लगा, लेकिन जेल जाने के बाद जी, वकील क्या साहब, और जेल आपको- से वापस आने के बाद वो हौसला और वो जुनून जो पहले था उससे 10 गुना ज्यादा हो गया। क्योंकि जब जेल नहीं गए थे तो मुझे बहुत डर था जी। कि जेल कैसा होगा, जेल जाने के बाद क्या होगा, कैसा होगा, जेल के बाद क्या होगा। लेकिन जेल से आने के बाद थोड़ा सा हौसला और बढ़ा, मुझे लगा कि नहीं, अब और अच्छे से काम करना चाहिए। और जिन लोगों ने आज, जिनके वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, वो भी आज मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बातचीत भी होता है, मिलते हैं, साथ में खाते पीते भी हैं। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। जेल क्या, अभी के नौजवान जो ज़्यादातर देखते हैं गलत रूट में जाना चाहते हैं, ड्रग्स, शराब, ये गन उन लेके तस्करी करना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ ये बतलाइए। तो जेल क्या, जब मैं जेल घर की तरह तो जेल है नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नौजवान नहीं। को ये लगता होगा, अभी के नौजवान मैं को, तो- जो मैं तो- घर की तरह जेल है, बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, खाते रहेंगे, वहाँ का तो खाना भी बेहतर नहीं मैं होगा। तो वकील साहब पहले ही कहा कि 40 दिन मेरे जीवन का 40 साल था, 40 साल। और वहाँ का एक एक मिनट 1 साल के बराबर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अब 1 मिनट गुजरेगा तो दूसरा मिनट कैसे गुजरेगा। वो एक 4 दीवारी के अंदर किसी आदमी को एक घर के अंदर बंद कर दीजिए, वो कैसे भी समय दम सीमा घुटता है, एक सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में दम घुटता है। ऐसे ही मेरा भी दम घुट रहा था वहाँ, लेकिन बस सिर्फ सांस चल रहा था, बाकी शरीर में जान नहीं रहता। मैंने देखा है कि जो लोग वहाँ 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, उनको ये वो प्रण कर चुके हैं कि अब मुझे बाहर नहीं जाना है, अब तो मुझे यहीं रहना है। तो वैसे लोग के लिए जेल ठीक है, जो लोग ये प्रण कर ले कि मुझे अब जेल से बाहर नहीं आना है, उनका घर ही 10 जेल साल 5 साल का सजा हो या उम्र कैद का सजा हो, या जिनका केस ट्रायल में चल रहा हो। हाँ। वैसे कैदी भी बहुत सारे बंदी है जो 10 साल से हैं, 5 साल से केस ट्रायल में चल रहा है। तो वैसे लोग के जो प्रण कर चुका है कि अब मुझे जिंदगी यहीं कटना है, जीवन काटना है। लेकिन जो लोग 10 दिन के लिए भी जेल जाते हैं ना, उनसे पूछिए, वो आप बीती सुनाएंगे कि उनके लिए दिन कितना बड़ा होता है और रात कितना कठिन होता है। मैं रात को जब इस करवट सोता था और जब मैं दूसरा करवट बदलता था तो मुझे लगता था कि मैंने 10 रात सो लिया। ऐसा लगता था कि 10 रात के बाद 11वां रात में मैं करवट। वहाँ का खाना किस तरह से मिलता है? खाना तो समझ लीजिए वकील साहब, जो खाना हम यहाँ कुत्ते को भी नहीं खिलाएंगे, ये खाना हमने देखा। मेरे साथ बौराम के 4 और लोग थे, बंद थे मेरे साथ। मुझे याद है कि वो चारों आदमी जब जेल में बंद थे, उस समय पका हुआ कटहल, वो दिन कभी भूल नहीं सकता। पका हुआ जो कटहल होता है बिच्ची के साथ क्या बोलते हैं, अंदर में जो होता है बीज के साथ पका हुआ कटहल, पूरा पका हुआ, मीठा लग रहा था, और उसका तरकारी बन गया हो, और चावल पे यानी पानी और वो कटहल ऊपर से डाल दिया हो। सोचिए, प्लेट में भात मैं लेके बहुत देर तक रोया, पानी और चावल हिल रहा था। काफी देर तक एक आम के पेड़ के नीचे बैठ के जेल के अंदर बहुत रोया अकेले में। लेकिन भूख एक ऐसी चीज है, खाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं खाए दोबारा मिलेगा नहीं। और फेंकना तो उससे बड़ा अपराध है। अगर आप फेंक रहे हैं ना, अगर गलती से कोई देख लिया, शिकायत हो गई, तो 10 घंटा तो वो पड़ेगा। नहीं खाना है तो नहीं लीजिए, मत लीजिए। अब मैं वो खाना देख के बहुत रोया। वही 4 आदमी था मेरे साथ, वो मुझे कहने लगा कि ये दिन भी जीवन में याद रखना बाबू, खा लो किसी तरह। बड़ी मुश्किल से जब वो मुंह में लिए, वो याद रहे तो दोबारा फिर इस रास्ते में, इस रूट में कदम न रखे। बिल्कुल नहीं, कोई भी जो जेल जाने का नौबत मैं तो अपने सभी भाइयों से कहूँगा, भाई आप ऐसा कोई भी अपराध मत कीजिए, आप ऐसा कोई भी गलती मत कीजिए, जाने अनजाने में भी कोई गलती नहीं हो कि आपको जेल जाना पड़े। हाँ, जीवन इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं, कभी भी गलती हो सकता है। लेकिन अगर गलती हो तो अपने गलती को एहसास करना, और सामने वाले जिसके साथ गलती हुई हो ना,
उससे माफ़ी मांग लेना भाई। अंत में बस इतना कहूँगा आपके तमाम दर्शकों को। जी, आज मेरा पहला पोस्ट कार्ड है जी, तो आप इसमें दर्शकों को कुछ बतला दीजिए। देखिए हमारे वकील साहब का ये पहला पॉडकास्ट का ये चैनल है। जो लोग भी फॉलो नहीं किए वो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है यहाँ पर सभी को खुलकर बोलने की पूरी आज़ादी है। और ये तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, जनप्रतिनिधि भी आएंगे, सब लोग आएंगे। बस इस पॉडकास्ट में आपको क्या कुछ समझ में आया, कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस विदा लेते हैं वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हम आएंगे आपके सामने। जय हिंद, जय भारत।